हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक नया टॉपिक है जो कि आपके पास अगर आप ये SSSC के यानी कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी लेखपाल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सामान्य हिंदी में। जनसंचार, पत्रकारिता है ना, मीडिया, पत्र लेखन, ठीक है, जैसे कि टिप्पण हो गया, प्रारूपण हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है इन सारे टॉपिक को एक साथ एक वीडियो में लेकर आने की, और जहाँ पे मैं आपके साथ इससे रिलेटेड 130+ क्वेश्चंस आज इसमें डिस्कस करूँगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरी के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता है। तो नौकरी के लिए हम क्या प्रस्तुत करते हैं, जो भी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्या होते हैं? आवेदन पत्र होते हैं। अति महत्वपूर्ण बातों को अति संक्षेप में लिखा जाना क्या कहलाता है? तो महत्वपूर्ण बातों को अगर संक्षेप में लिखते हैं तो उसको कहते हैं सारांश। क्या कहते हैं? सारांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास जाएगा। सारांश जो होता है कुछ महत्वपूर्ण बातों को छोटे से छोटे शब्दों में लिखना, उसको हम सारांश बोलते हैं। ठीक है, और सभी जो मूल भाव होते हैं, एक सारांश होता है, एक संक्षेपण होता है। ठीक है, तो मूल भावों को अगर हम क्रमबद्ध यानी कि सीरियस इसको लिखते हैं तो उसको बोलते हैं संक्षेपण। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में सभी मूल भावों को क्रमबद्ध लिखा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षेपण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लंबे समय से किसी मामले में कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? अगर किसी कार्यालय में हमारा कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसके लिए हम दोबारा से पत्र लिख रहे हैं कि उस काम को जो निलंबित पड़ा या लंबित पड़ा हुआ, लंबे समय से वो पड़ा हुआ है और उसको फिर से दोबारा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है अनुस्मारक पत्र। तो यहाँ पे स्मरण करना, स्मारक इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अनुस्मारक पत्र होता है। अपने मित्रों बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र जो होता है, तो अपने मित्रों एवं बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। कौन सा होता है? अनौपचारिक पत्र होता है, क्योंकि अनौपचारिक पत्र उनके साथ होता है जिनके साथ हमारा निजी संबंध होता है। ठीक है, तो अपने मित्र हो गए, बंधुजन हो गए, माता पिता, दादा दादी, ठीक है, अपने मित्रों को या घर परिवार में किसी को भी अगर आप पत्र लिखते हैं तो आपके पास होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र होता है जब आप किसी कार्यालय के लिए कोई भी पत्र लिखते हैं, सरकारी काम काज के लिए, उनके साथ कोई हमारा रिलेशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बधाई, शोक संदेश, शोक निमंत्रण आदि। तो ये सारी चीज़ हम किसके साथ देते हैं? जिनके साथ हमारा रिश्ता होता है या कोई हमारे परिजन होते हैं। ठीक है, तो उनके साथ हम ये सारी चीज़ें करते हैं, इनके लिए हम पत्राचार करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अनौपचारिक पत्र ये भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र किस प्रकार के पत्र हैं? तो आप जो आवेदन पत्र जो है सरकारी कामकाज के लिए होता है, व्यावसायिक पत्र सरकारी कामकाज के लिए होता है, तो ऑब्वियसली कौन सा पत्र होगा? ये औपचारिक पत्र होगा। जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है उनके लिए हम किस प्रकार का पत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑफिस वगैरह के लिखते हैं तो औपचारिक पत्र। निम्न में से कौन सा औपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो कार्यालय पत्र औपचारिक पत्र है, व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र है, संपादकीय पत्र औपचारिक पत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास जाएगा, उपरोक्त सभी। जन समस्याओं के लिए लिखा जाने वाला औपचारिक पत्र कौन सा है? तो जन समस्याओं के लिए लिखा जाने वाला पत्र जो होता है उसको बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिकायत पत्र आपके पास हो जाएगा, शिकायत पत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में सरकारी कामकाजों के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो पत्र होता है, तो सरकारी पत्र ऑब्वियसली सरकारी पत्र होगा। ठीक है, सरकारी कामकाजों के लिए लिखा जाने वाला पत्र जो होता है वो सरकारी पत्र कहलाता है। एक राज्य सरकार का दूसरी राज्य सरकार के लिए लिखा जाने वाला पत्र किस प्रकार का पत्र होता है? तो अगर एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार के लिए कोई भी पत्र लिख रही है तो वो भी फिर किस में आएगा? सरकारी पत्र में आएगा। ठीक है, सरकारी पत्र। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन आपके पास कि सरकारी पत्र जो होता है किस शैली में लिखा जाता है? तो सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, जबकि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो मध्यम पुरुष शैली और उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। ठीक है, सरकारी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो सरकारी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र संख्या। क्या लिखी जाती है? पत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी जाती है। क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से भी बन सकता है कि सरकारी पत्रों में पत्र संख्या कहाँ पर लिखी जाती है? तो सबसे ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से घुमा के आ सकता है।
सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम होते हैं। तो सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम जो होता है ऊपर में होता है बाईं ओर, सबसे पहले पत्र संख्या होती है और फिर उसके बाद यहाँ पर सरकारी पत्र में यहाँ पे आपके पास प्रेषक का नाम होता है, ठीक है, और उसका पदनाम होता है और फिर उसके बाद जो भी आपको लिखना होता है वो भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम एवं पदनाम जो होता है वो ऊपर बाईं ओर लिखा हुआ होता है। अर्ध सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाते हैं? अभी ऊपर बता चुका हूँ, अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं वो उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी को किसी आवश्यक कार्य के लिए लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो एक अधिकारी द्वारा अगर किसी दूसरे अधिकारी के लिए कोई पत्र लिखा जा रहा है तो वो पत्र किस प्रकार का पत्र होगा, ठीक है, तो ये आपका होगा अर्ध सरकारी पत्र। क्या होगा? अर्ध सरकारी पत्र होगा। सरकारी पत्र तो एक कार्यालय के लिए दूसरे कार्यालय में भेजा जाता है, दो कार्यालयों के बीच, दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच, है ना, एक राज्य सरकार का दूसरे राज्य सरकार के बीच, या फिर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को अगर पत्र दिया जाए तो वो सरकारी पत्र होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि किसी अधिकारी के लिए पत्र दे रहा है, ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र हो रहा है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र दे रहा है, न कि कार्यालय में, ठीक है, तो वो आपके पास जाएगा अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ पर होते हैं? लिखे होते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र में वो भी आपके पास ऊपर बाईं ओर लिखे होते हैं, ठीक है। जो सरकारी पत्र में होता है प्रारूप वही होता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषित का नाम और पदनाम लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रेषित मतलब पत्र भेजने वाला जो होता है, ठीक है, उसका नाम होता है नीचे बाईं ओर लिखा होता है और उसके नाम लिखा होता है नीचे बाईं ओर। सरकारी पत्र में अभिनिवेदन के लिए नीचे लिखा जाता है। तो सरकारी पत्र में जैसे हम बहुदीय, धन्यवाद, आपका सद्भावी, इस तरीके से लिखते हैं। तो सरकारी पत्र में होता है बहुदीय, ठीक है, पत्र के नीचे और बहुदीय जो भी पत्र भेज रहा है, ठीक है, सरकारी पत्र में उसका हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, या जिसके लिए भी हम पत्र भेजें, जो भी पत्र भेज रहा है प्रेषित, सीधी सी बात है, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र में अभिनिवेदन के लिए दाईं ओर और लिखा जाता है, दाईं ओर जो नीचे दाईं ओर लिखा जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में नीचे जो दाईं ओर लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका सद्भावी। क्या आता है? आपका सद्भावी। अर्ध सरकारी पत्र मुख्य रूप से किस प्रकार का पत्र है? तो अर्ध सरकारी पत्र जो है वो मुख्य रूप से जो है वो अनौपचारिक पत्र है। कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो आपके पास जो वीडियो है इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए आपके क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन आपके पास है कि टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण जो होता है वो किसी भी मामले को नियमानुसार और क्रम वाइज उसको पूरा करना, तो वो होता है टिप्पण। तो हम कह सकते हैं कि मामलों को नियमानुसार निपटाना जो होता है उसको हम बोलते हैं टिप्पण, ठीक है। क्या बोलते हैं? टिप्पण। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में टिप्पणी सदैव लिखी जाती है। तो टिप्पणी क्या होती है कि नोट शीट पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? नोट शीट पर लिखी जाती है। टिप्पण लेखन की शैली होती है। तो टिप्पण लेखन की जो शैली होती है वो होती है सीधी एवं सरल। देखिए टिप्पण लेखन की सीधी एवं सरल होती है, ठीक है। सरकारी पत्र की अन्य पुरुष शैली होती है और औपचारिक पत्र जो हम लिखते हैं हम मध्यम पुरुष शैली में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऊपर भी क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सहायक स्तर पर लिखी जाने वाली टिप्पणी कहलाती है। तो सहायक स्तर पर लिखी जाने वाली जो टिप्पणी होती है उसको बोलते हैं आवती पर आधारित टिप्पणी, ठीक है। 3 प्रकार की टिप्पणी होती है, आवती पर आधारित, पूर्ण टिप्पणी, प्रशासनिक टिप्पणी। तो जो सहायक स्तर पर लिखी जाती है उसको बोलते हैं आवती पर आधारित टिप्पणी। संरचना या आकार की दृष्टि से टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी ऊपर आपको बता चुका हूँ, 3 प्रकार के होते हैं, आवती, पूर्ण और प्रशासनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 28th क्वेश्चन आपके पास है कि अधिकारी स्तर पर लिखी जाने वाली टिप्पणी कौन सी होती है? तो अधिकारी स्तर पर लिखी जाने वाली जो टिप्पणी होती है वो होती है पूर्ण टिप्पणी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे प्रमाणिक टिप्पणी कहते हैं? तो प्रमाणिक टिप्पणी जो होती है वो होती है 29 का, यानी कि प्रशासनिक टिप्पणी, ठीक है। कौन सी होती है? प्रशासनिक टिप्पणी होती है, ऑप्शन नंबर सी। टिप्पणी में टिप्पणकर्ता के हस्ताक्षर कहाँ पर होते हैं? तो टिप्पणी में टिप्पणकर्ता के हस्ताक्षर सबसे नीचे दाईं ओर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बाईं ओर। नेक्स्ट लेके चलते हैं 31 क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से क्या निचले स्तर से प्रारंभ होकर उच्च स्तर अधिकारी तक जाती है और पुनः निचले स्तर अधिकारी तक पहुंचती है? तो कोई भी कार्य अगर होता है तो यानी कि पहले वो निचले अधिकारी से स्टार्ट होगा और उच्च अधिकारी तक जाएगा, और जब काम वहाँ से पूर्ण होगा तो फिर वो निचले अधिकारी तक आता है, तो वो आपका होता है टिप्पण। क्या होता है?
टिप्पण होता है। नेक्स्ट, सरकारी कामकाजों और निर्देशों की घोषणा को जन आधार तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो उसके विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे अगर आप किसी भी चीज़ का फॉर्म भरते हो तो आपके पास विज्ञप्ति आती है, तो घोषणा करती है सरकार के अपने कामकाज या एक घोषणा करती है कि इस विभाग में ये पद यहाँ पर खुले हुए, तो उसके लिए क्या करती है, एक साथ सबको एक साथ घोषणा देती है, तो वो होता है विज्ञप्ति होती है। ठीक है, विज्ञप्ति किस में प्रकाशित होती है? संभवतः जो हमेशा जो विज्ञप्ति जो होती है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। विज्ञप्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो विज्ञप्ति को अंग्रेजी में कहा जाता है नोटिफिकेशन। क्या कहते हैं? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। और जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट है उसको विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास 35 क्वेश्चन है कि टिप्पण को अंग्रेजी में कहते हैं, तो टिप्पण को अंग्रेजी में कहते हैं नोटिंग। ठीक है, नोटिफिकेशन आपकी विज्ञप्ति हो गई, एडवर्टाइजमेंट आपका विज्ञापन हो गया और ड्राफ्टिंग आपका प्रारूपण हो गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, किसी का अर्थ पूछ ले अंग्रेजी में। विज्ञापन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या होता है? विज्ञापन होता है, जो आप टीवी में रोज़ देखते हैं। ठीक है, प्रारूपण को शॉर्ट फॉर्म एडवर्टाइजमेंट को हम ऐड भी बोलते हैं। ठीक है, प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्ट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। 37 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूपण लेखन का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूपण लेखन का अर्थ होता है कि किसी भी पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, पहले उसका मतलब रफ तैयार करना, वो होता है प्रारूपण। ठीक है, प्रारंभिक प्रारूपण के अंतर्गत आते हैं तो सरकारी पत्र, कार्यालयीय आदेश और आवेदन पत्र सभी जो होते हैं वो प्रारूपण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रारंभिक प्रारूपण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 40 उच्चतर प्रारूपण के अंतर्गत आते हैं। तो उच्चतर जो प्रारूपण होता है उसके अंतर्गत आता है प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, कार्यालय ज्ञापन। तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। परिपत्र कब जारी किया जाता है? तो परिपत्र जो होता है वो जारी किया जाता है मतलब किसी भी एक साथ सभी जगह एक साथ अगर किसी चीज़ को, किसी सूचना को भेजना है तो एक साथ उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय जो होता है परिपत्र जारी किया जा सकता है, या किसी पत्र को एक साथ सभी कार्यालय में पहुंचाना होता है तो उसको बोलते हैं परिपत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद यूपी के एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं सभी राज्यों को एक साथ, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सभी राज्य सरकारों को एक साथ भेजा जाने वाला पत्र होता है तो वो आपके पास होता है परिपत्र में। जैसे आपको बता चुका हूँ कि सभी कार्यालयों के एक साथ, अगर जैसे कि कोई जिले से अगर जिले के सभी कार्यालय में अगर एक साथ किसी पत्र को पहुँचाना है तो एक उसकी कॉपी तैयार करके और सभी को फैक्स मेल जो भी आजकल के द्वारा भेजा जाता है तो एक साथ आपको वही चीज़ भेजी जा रही है तो वो परिपत्र हो जाता है। ठीक है, तो यह राज्य सरकार द्वारा अपने सभी सरकारों के या सभी राज्य के सभी विभागों के लिए जो पत्र भेजा जाता है, एक साथ जो पत्र भेजा जा रहा है वो परिपत्र होगा। सरकार द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उसको बोलते हैं, तो अपने से नीचे जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जो पत्र भेजा जाता है वो होता है शासनादेश। ठीक है, अगर सरकार द्वारा कोई भी पत्र अपने से निचले अधिकारियों को भेजा जा रहा है तो शासन के द्वारा कोई आदेश जो भेजा जा रहा है उसको शासनादेश उसको यहाँ पे बोलते हैं। सचिवालय द्वारा एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच पत्राचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास हो गया कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। तो सचिवालय द्वारा एक विभाग से अगर दूसरे विभाग के बीच, सिर्फ सचिवालय में होता है। ठीक है, सचिवालय में अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई भी पत्र भेजना है, अगर पत्राचार करना है तो उसको कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। अधिसूचना जो होती है वो किस में प्रकाशित की जाती है? तो सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है अधिसूचना। संक्षेपण जो होता है यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध लिखना, ठीक है, किसी भी चीज़ का छोटे भाव में और क्रमबद्ध रूप से उसको लिखना, उसको बोलते हैं संक्षेपण। तो संक्षेपण जो होता है, जो पूरा पाठ है उसका कौन सा भाग संक्षेपण होता है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो 1/3 भाग जो होता है वो संक्षेपण कहलाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिकोड व नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट कौन से हैं? तो यूनिकोड और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है वो आपके हैं हिंदी टाइपिंग में जो आपके पास यूनिकोड और नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट पाए जाते हैं। अपने हाव भाव संकेतों की वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना कहलाता है संचार माध्यम। क्या कहलाता है? संचार। अगर देखिए हम किसी भी चीज़ को हम अपने जो भी कोई भी बात अगर हम किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, हम बोलकर पहुंचाते हैं या हाव भाव से पहुंचाते हैं तो वो तो कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन को संचार। ठीक है, और एक होता है मास कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार। ठीक है, तो संचार और जनसंचार कुछ अलग है नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। वर्तमान समय में संचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। तो वर्तमान में संचार के लिए जो प्रयुक्त शब्द करते हैं वो होता है आपके पास मीडिया शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा संचार
माध्यम का प्रकार है। तो मुद्रित माध्यम भी संचार प्रकार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम भी है, दृश्य श्रव्य माध्यम भी है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास आंसर हो जाएगा। किस माध्यम की प्रमुख विशेषता स्थायित्व है? तो स्थायित्व है मतलब प्रिंटिंग एक बार हो गया तो एक स्थायी हो जाता है ना, तो उसमें स्थायित्व होता है प्रिंटिंग माध्यम या मुद्रित माध्यम में। ठीक है, मुद्रित माध्यम में क्या होता है? स्थायित्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है जो आपके पास यहाँ पे है। तो मास कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो मास कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा जाता है संचार। क्या कहा जाता है? सॉरी, जनसंचार। क्या कहा जाता है? जनसंचार। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था तो उसमें कहा गया था कि किस माध्यम की प्रमुख विशेषता स्थायित्व। ठीक है, अच्छा ये दो बार हो गया। 52 क्वेश्चन दो बार, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर दो बार हो गया, डबल आ गया वो। ठीक है, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन अलग अलग है, आप ध्यान रखिएगा। अखबार एवं टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? तो अखबार जो होता है हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अखबार जो माध्यम है मुद्रित माध्यम है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो चलो ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अखबार जो हमारा क्या होता है कि मुद्रित माध्यम होता है, जबकि टेलीविज़न जो होता है वो क्या है? श्रव्य एवं दृश्य माध्यम होता है। मुद्रित माध्यम मतलब जो प्रिंट होकर आता है। ठीक है, श्रव्य माध्यम जिसको हम सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, और दृश्य श्रव्य जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसे कि जिसको हम मोबाइल को हम देख भी सक रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, और उसी चीज़ का टेलीविज़न है। ठीक है, तो और आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम की अगर हम बात करें तो हमारा जो फ़ोन होगा वो आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आ जाता है। रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर किस प्रकार का माध्यम है? 54th क्वेश्चन है। रेडियो एवं टेप रिकॉर्डर को हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं उस चीज़ को कि इसके अंदर क्या चीज़ हो रही है, तो वो आपके पास श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है? ऊपर समझा चुका हूँ, दृश्य एवं श्रव्य प्रकार का माध्यम है। ठीक है, इंटरनेट एवं मोबाइल जो है, देखिए इंटरनेट जो मोबाइल जो है वो आपके जो प्रेजेंट टाइम में जो है तो मुद्रित दृश्य श्रव्य, देखिए यहाँ पे तीनों चीज़ आपके पास आती है। हम उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं इसमें मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई तो हम इसको पढ़ भी पा रहे हैं, मुद्रित भी इसमें है। ठीक है, श्रव्य यहाँ पे भी जो मैं बोल रहा हूँ आप इसी के माध्यम से सुन भी पा रहे हैं, और दृश्य देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो तीन आपके पास यहाँ पे जाता है, मुद्रित, दृश्य, श्रव्य माध्यम, इंटरनेट और मोबाइल। निम्न में से कौन सा आधुनिक दृश्य माध्यम है? तो निम्न में से कौन सा आधुनिक दृश्य माध्यम है? तो आधुनिक दृश्य माध्यम आपका इंटरनेट जो आपके पास हो जाएगा वो आधुनिक दृश्य माध्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी भी माध्यम में सूचना को जो भेजा जाता है वो हो जाता है इनकोडिंग के माध्यम से भेजा जाता है। यानी कि अगर जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं तो हम इसको इनकोडिंग के माध्यम से भेजते हैं। तो हम यहाँ पे अभी सेंडर हैं, यानी कि सेंडर जो करता है वो इनकोडिंग के माध्यम से मैसेज भेजता है, जबकि जो रिसीवर होता है वो डिकोडिंग के माध्यम से उसको समझता है। ठीक है, या जैसे आप फ़ोन, अगर हम जैसे किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम इनकोडिंग के माध्यम से मैसेज भेजते हैं, जबकि हमारा जो फ़ोन जो होता है उसको जो संदेश प्राप्त करने रिसीवर होता है उसको डिकोडिंग के माध्यम से मैसेज को समझाता है। अच्छा 58 फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन नंबर में हुआ, क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन नंबर में हुआ। तो ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें। 59th क्वेश्चन आपके पास है कि श्रव्य संदेश को किस प्रकार के तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है? तो श्रव्य संदेश, तो श्रव्य सुन पा रहे हैं तो क्या हो जाते हैं? ध्वनि तरंगों के माध्यम से होता है। कौन से माध्यम होते हैं? ध्वनि तरंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 का देखते हैं, दृश्य संदेश। तो दृश्य संदेश को हम जो होता है कि लाइट वेव्स होती है, यानी कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से उसको भेजते हैं। यानी कि दृश्य संदेश जो होते हैं उसको किस माध्यम से भेजा जाता है? तो वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से भेजा जाता है। नोट शीट का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? तो ऊपर बता चुका हूँ कि टिप्पण जो होता है उसको लिखने के लिए नोट शीट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास टिप्पण लेखन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, संवाददाताओं के समाचार संकलन क्षेत्र को कहा जाता है। तो संवाददाताओं के जो समाचार का जो संकलन जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट कहा जाता है उसको कहा जाता है बीट। जहाँ से अपने समाचारों को इकट्ठा करते हैं वो आता है बीट। इंटरनेट के जरिए की जाने वाली पत्रकारिता को तो वेबसाइट, ठीक है, वेब के माध्यम से होता है, तो वेब पत्रकारिता होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संचार प्रक्रिया में शोर क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन अभी पूछा गया था, हाल फिलहाल ही किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो संचार प्रक्रिया में आने वाली जो बाधा होती है उसको संचार प्रक्रिया में या संचार या पत्रकारिता में शोर कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संचार की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही व्यक्ति संचारक और प्राप्तकर्ता होता है। मतलब एक ही व्यक्ति अपने आप, जैसे हम अपने आप में कभी बात कर रहे होते हैं या पूजा कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हम संचारक भी हैं और यहीं हम प्राप्त हैं, यानी कि हम सेंडर भी हैं और रिसीवर भी, हम ही दोनों चीज़ हम ही हैं। तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आप पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास होगा अंतःवैयक्तिक हो जाता है। क्या होता है? अंतःवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है आपके पास कि संचार की वह प्रक्रिया जिसमें दो व्यक्तियों की आमने सामने बात होती है, तो होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक होता है, अंतःवैयक्तिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वक्ता, श्रोता या पाठकों के सामूहिक रूप को कहा जाता है। वक्ता, श्रोता या पाठकों का जो सामूहिक रूप होता है उसको कहा जाता है। तो वक्ता, श्रोता एवं सामूहिक का रूप, तो ऑडियंस इसको कहते हैं, हम ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। जो वक्ता, श्रोता जो सामूहिक रूप से किसी भी कार्यक्रम जैसे कोई भी सम्मेलन कर रहे हैं तो वो क्या होती है? ऑडियंस होती है। संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता की प्रतिपुष्टि को कहा जाता है, यानी कि फीडबैक, ठीक है। तो उसको बोलता है प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिपुष्टि कहा जाता है, फीडबैक इसको बोलते हैं। जैसे कि आजकल जो आप देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज जो होती है, जो भी आप होम डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, तो आप क्या करते हैं? रेटिंग करते हैं, है ना, फीडबैक देते हैं। तो क्या करते हैं, हमने कोई भी चीज़ प्राप्त की, उसके बाद हमने प्रतिक्रिया हम देते हैं कि अच्छा था, क्या था, किस प्रकार का था, ठीक है। तो होती है प्रतिपुष्टि, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक, ठीक है। भारत में रेडियो सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो रेडियो सेवा प्रारंभ हुई थी वो 23 जुलाई 1927 को हुई थी। भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रारंभ जो हुआ था 15 सितंबर 1959 को हुआ था। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा जो हुई थी वो प्रारंभ हुई थी 15 अगस्त 1995 को। जो टीवी सेवा को कब आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया था? तो टीवी सेवा जो थी पहले जो आकाशवाणी में ही स्टार्ट हुई थी 1939 में, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसको अलग कर दिया गया और दूरदर्शन नाम दिया गया था, जो कि दिया गया था 1 अप्रैल 1976 को इसको नाम दिया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1976 को। किस वर्ष आकाशवाणी व दूरदर्शन का स्वायत्ती संस्था प्रसार भारती के अधीन किया गया? तो 71 का आपके पास हो जाएगा, 1997 में किया गया था। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 73 है यूट्यूब की स्थापना। तो यूट्यूब की स्थापना हुई थी आपके पास 14 फरवरी 2005 को हुई थी, ठीक है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 3 मई 2009 को, ठीक है। कब हुई थी? 3 मई 2009 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो इंस्टाग्राम 75th इंस्टाग्राम जो है 75th है। इंस्टाग्राम की स्थापना जो की गई थी ये 6 अक्टूबर 2010 को की गई थी। एफएम रेडियो की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो एफएम रेडियो की शुरुआत 1993 में की गई थी। आज तक न्यूज़ चैनल की स्थापना कब की गई थी? तो आज तक जो न्यूज़ चैनल है वो 2002 में स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो जो था इसकी शुरुआत की गई थी 1993 में। 79 है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर किस वर्ष आकाशवाणी किया गया है? तो 1957 में इसको आकाशवाणी किया गया। विधिवत रूप से भारत में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो विधिवत रूप से जो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी, तो भारत में टेलीविज़न शुरुआत और दूरदर्शन इसका नाम दिया गया था, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि 1 अप्रैल 1976 को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा 1976। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? सबको पता है, फेसबुक हर कोई चला रहा है। मार्क जुकरबर्ग जो है वो उसके संस्थापक है और वर्तमान समय में उनके मालिक भी हैं। व्हाट्सएप के वर्तमान मालिक कौन है? तो व्हाट्सएप के जो वर्तमान समय में मालिक हैं उनका नाम है फेसबुक इंक। क्या है? फेसबुक इंक। वह न्यूज़ जिसे तत्काल दर्शकों तक पहुंचाना होता है कहलाती है। तो कम से कम समय में किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को तत्काल दर्शकों तक उसी समय पहुंचाना होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़। बिना चित्रों को दिखाए घटना की जानकारी देने वाला एंकर होता है, तो ड्राई एंकर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ड्राई एंकर। तो बिना चित्रों के साथ अगर कोई भी एंकर जो होता है न्यूज़ दिखा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्राई एंकर। चित्रों के माध्यम से बाइट के साथ साथ घटना की जानकारी देता है। आप चित्रों को भी साथ साथ दिखा रहा है, साथ साथ घटना की भी जानकारी दे रहा है,
तो उसे बोलते हैं एंकर बाइट। ठीक है, तो एंकर बाइट जो चित्रों के साथ किसी भी सूचना को दिखा रहा है वो एंकर बाइट हो जाता है, और बिना चित्रों के साथ किसी भी सूचना को दे रहा है, कोई भी न्यूज़ बता रहा है तो ड्राई एंकर होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान रखें। भ्रष्टाचार, गड़बड़ी आदि का उजागर करने वाली पत्रकारिता को कहा जाता है। तो भ्रष्टाचार आदि जो गड़बड़ी जो होती है उसके बारे में जो पत्रकारिता करते हैं उनको बोलते हैं खोजपरक पत्रकारिता। किसी मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले समाचार संगठन किसके अंतर्गत आते हैं? तो किसी भी मुद्दे को जोर शोर से उठाना, ठीक है, तो वो आपका होता है एडवोकेसी पत्रकारिता। क्या होती है? एडवोकेसी पत्रकारिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89वां क्वेश्चन आपके पास है। तो 89 क्वेश्चन है कि सरकारी कामकाजों पर निगरानी रखने वाली पत्रकारिता को, सरकारी कामकाजों को वॉच करने वाली या निगरानी रखने वाली पत्रकारिता, इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि वॉच करने वाली पत्रकारिता को इंग्लिश में वॉचडॉग कहा जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता इसको बोलते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली निम्न में से किस में प्रचलित है? तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है वो पत्र लेखन में प्रचलित है। किस में है? सॉरी, समाचार लेखन में प्रचलित है, यानी कि जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको पहले दिखाते हैं, इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड। ठीक है, किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का जरिया होता है। तो किसी भी खबर को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से, पूरी खोजबीन के साथ अगर करते हैं और साथ ही उसको चित्र के माध्यम से ही प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं एंकर पेज। ठीक है, इसको बोला जाता है एंकर पेज। दृश्यों के आधार पर दृश्यों के आधार पर लिखी जाने वाली सूचना जिसे एंकर पढ़ता है कहलाती है। तो दृश्यों के आधार पर जो ऑब्वियसली आपके पास एंकर बाइट, एंकर, ठीक है, एंकर तो खुद ही वही होगा जो समाचार बोल रहा है। ठीक है, तो विजुअल कर रहा है यानी कि दिखा रहा है, वो दृश्यों के आधार पर किसी भी सूचना को दिखा रहा है वो। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? वो एंकर विजुअल होगा। ठीक है, 92 का सी हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो वैसे इतना बड़ा टॉपिक है नहीं है, आप शब्दों से भी इनके ऑप्शंस को पकड़ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज़ चैनलों द्वारा चलाई जाने वाली सनसनीखेज एवं झूठी खबरों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पीत पत्रकारिता, यानी कि झूठी अफवाह एक दूसरे पर जो लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। आजकल तो बहुत समय ये चल रहा है, तो इन सबको बोलते हैं, जो ये सारे जो चैनल, न्यूज़ चैनल, ये सारी चीज़ें अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चलाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पीत पत्रकारिता। समाचार लेखन का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो समाचार लेखन का कार्य करने वाले को कहा जाता है संवाददाता। संवाददाता समाचार लेखन का कार्य करता है। तो किसी भी समाचार के प्रकाशित होने की जो समय सीमा होती है, यानी कि जो अंतिम समय सीमा होती है, लास्ट टाइम जो होता है, उसको बोलते हैं हम डेडलाइन। क्या बोलते हैं? डेडलाइन कहा जाता है। न्यूज़ पेज होता है। तो न्यूज़ पेज क्या होता है? न्यूज़ पेज होता है किसी चर्चा का विषय बने मुद्दे पर लेख लिखना। जैसे कि न्यूज़ पेज किसी एक मतलब कोई चर्चित विषय भी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है तो उस पर लेख लिखना है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड में क्या हो रहा था, एक चर्चा का विषय बना हुआ था, है ना, और हर कोई इसी की ज़बान पे एक ही चीज़ थी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। इस पर कई लेख भी लिखे गए। ठीक है, या जैसे कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट होता है तो समय का जो चर्चित मामला होता है उसको बोलते हैं न्यूज़ पेज। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में चुनावी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, चुनाव होने वाले हैं, तो इस प्रकार का होता है न्यूज़ पेज। 97 फैशन सेलिब्रिटी के लिए निजी जीवन संबंधी पत्रकारिता जो होती है, तो फैशन हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, और उनके निजी जीवन से संबंधित कुछ जो खबरें होती हैं वो हमेशा पेज 3 पर आती हैं। किस पे? पेज नंबर 3 जो होता है न्यूज़पेपर का, उसमें आती है, जिस कारण से उसको पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। ठीक है, 97 का ए। किसी पत्रकार द्वारा गैरकानूनी कार्यों को छुपे कैमरे की मदद से चैनल पर दिखाना, उसको कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, खोजी पत्रकारिता का नया रूप है, और यही जो स्टिंग ऑपरेशन जो है यही खोजी पत्रकारिता का नया रूप है, तो इसको बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन का समाचार पत्र का प्रधान कहलाता है। तो समाचार पत्र का जो मेन जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? हम संपादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपादक बोलते हैं। समाचार पत्रों में डेस्क का आशय होता है। तो समाचार पत्रों में डेस्क का आशय होता है संपादन। क्या होता है? संपादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन है कि अखबार का जो केंद्र बिंदु क्या होता है? तो अखबार का जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है मुख्य डेस्क। ठीक है, और जिसका मुख्य डेस्क होता है, और जिस पर जो समाचार पत्र का जो मुख्य पृष्ठ भी हम उसको बोल सकते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ को छापने की जिम्मेदारी होती है? तो मुख्य पृष्ठ को छापने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है उपसंपादक पर। किस पर होती है? उपसंपादक जो समाचार पत्र का होता है।
खबरों की स्पष्टता के लिए संपादक 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता है, जिसे पत्रकारिता में कहा जाता है 6 ककार कहा जाता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। तो ये सारे 6 क्वेश्चन जो होते हैं उसके जो होता है कि जो भी पत्रकार कोई खबर जो होती है वो 6 क्वेश्चन के आपके आंसर देती है कि कोई भी चीज़ कब हुई है, कहाँ पर हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। तो इस तरीके के 6 क्वेश्चन यहाँ पे कब, क्यों, कहाँ, कैसे जो होते हैं वो 6 प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करता है कोई भी खबर, तो उसको बोलते हैं 6 ककार। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम ज्ञान दर्शन की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी इग्नू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इग्नू के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है? तो इलेक्ट्रॉनिक तरीका कौन सा है? ऑब्वियसली ईमेल होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो में कोई भी ध्वनि या टेलीविज़न के कोई दृश्य जब धीरे धीरे समाप्त होता है तो उसे कहते हैं फेड आउट, ठीक है। जब हम रेडियो बंद करते हैं तो धीरे धीरे ध्वनि क्या होती है? कम होती है। और यार टेलीविज़न को हम बंद करेंगे तो हमारे पास जो पर्दा खुला हुआ है वो पर्दा धीरे धीरे क्या होता है? अदृश्य होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं फेड आउट, ठीक है। इसका उल्टा, जब हम रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आवाज़ बढ़ती है, और जब हम टेलीविज़न को खोलते हैं तो धीरे धीरे हमारे पास क्या होता है? पर्दा पूरे तरीके से डिस्प्ले हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फेड इन, ठीक है। तो 2 आपके पास होता है, फेड इन और फेड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि रेडियो में कोई भी ध्वनि या टेलीविज़न में कोई भी दृश्य जब धीरे धीरे उभर कर आता है तो उसे फेड इन कहा जाता है। किसी खबर के ऊपर लिखे जाने वाले संवाददाता के नाम को कहा जाता है। तो किसी भी खबर के ऊपर अगर संवाददाता का नाम आता है तो वो आपके पास होता है बाई लाइन। क्या होता है? बाई लाइन, ठीक है। तो बाई लाइन आपके पास किसी भी संवाददाता का नाम होता है, बीट्स उसका संकलन क्षेत्र होता है। डेडलाइन जो होता है किसी भी समाचार को पहुंचाने की आखिरी जो तिथि होती है, प्रकाशित करने की आखिरी तिथि जो होती है, अंतिम समय जो होता है उसको बोलते हैं डेड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूचना का वह हिस्सा जो समाचार बन सकता है। सूचना का वह हिस्सा जो समाचार बन सकता है उसको बोला जाता है टिप या लीड। क्या बोला जाता है? टिप या लीड। विज्ञापन की गहराई मापने का पैमाना होता है। तो विज्ञापन की गहराई जो है वो एजेट लाइन से मापी जाती है। किससे? एजेट लाइन से मापी जाती है। पत्रकारिता में विज्ञापन को क्या कहा जाता है? तो पत्रकारिता में विज्ञापन को बिल कहा जाता है। किसी भी समाचार को काट छांट कर छोटा करने के निर्देश को कहते हैं बॉयल। अगर कोई भी समाचार उसको काट छांट कर छोटा करना, कम से कम शब्दों में उसको बताना, वो होता है बॉयल होता है, ठीक है, या उसको काट छांट कर छोटा करना। समाचार पत्र का पहला संस्करण कहलाता है तो बुलडॉग कहलाता है। क्या कहलाता है? बुलडॉग। किसी भी समाचार को आवश्यकता अनुसार छोटा करना, तो किसी भी आवश्यकता, जितनी उसकी आवश्यकता उतना ही उसको लेके चलना, तो वो कहती है क्लिप, ठीक है। क्लिप किसी भी जो समाचार क्या होता है? छोटा, समाचार को छोटा करना, ठीक है, आवश्यकता अनुसार छोटा करना, ठीक है। बिल जो होता है विज्ञापन को बोलते हैं बिल, ठीक है। बॉयल जो होता है किसी भी समाचार को काट छाट कर छोटा करना, और बुलडॉग जो होता है कोई भी समाचार पत्र का पहला संस्करण जो निकलता है उसको बुलडॉग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डेस्क मैन किसे कहा जाता है? तो डेस्क मैन कहा जाता है उपसंपादक को। वह सूचना जो अफवाहों व निजी या व्यक्तिगत सूत्र पर आधारित हो तो उसको बोला जाता है डोप या सुराग। क्या बोला जाता है? सनसनीखेज, यानी कि जो अफवाह पर है या निजी किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह चलाई जा रही है तो उसको बोलते हैं डोप या सुराग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 118 क्वेश्चन है, 118वां क्वेश्चन आपके पास है। निम्न में से किसने पत्रकारिता का अर्थ सेवा करना कहा है? तो पत्रकारिता का अर्थ सेवा करना कहा है महात्मा गांधी जी ने। भारतीय समाचार पत्र संघ INS, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय समाचार पत्र संघ INS की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1939 में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1966 को की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि दूरदर्शन पर नियमित रूप से 2 घंटे का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपके पास 15 अगस्त 1995 को। भारत का पहला छापाखाना कब स्थापित? छापाखाना का मतलब क्या हो गया? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। और जिसकी स्थापना किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? गुटेनबर्ग ने। कई बार इससे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि छापाखाना क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पूछ रहा है। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? 1755 में ही स्थापित की गई थी। और जो कि गुटेनबर्ग, जो भारत में पहली बार जो छापाखाने की स्थापना या प्रिंटिंग प्रेस जो होती है वो गुटेनबर्ग ने
स्थापित की थी। ठीक है, भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन सा था? बंगाल गजट था। उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि 124 है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ, उदंड मार्तंड आपके पास पहला हिंदी का समाचार पत्र था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था सुधावर्षण। कौन सा था? सुधावर्षण था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड का संपादन किसने किया था? तो जुगल किशोर ने इसका संपादन किया था। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट लगभग 1870 के आसपास ही आया था। तो ये पहला जो बंगाल गजट की जो पहला जो प्रकाशन जो संपादन किया गया था पहले समाचार पत्र का, वो क्या था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने। तो ठीक है, तो जेम्स हिक्की मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार आप सब लोग जानते हैं, 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मार्कोनी ने स्थापना की थी इसकी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो JL बेयर्ड ने किया था। भारत में हिंदी की समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत में जो है हिंदी की जो समाचार पत्रों की जो एजेंसियां हैं वो 2 हैं, एक है यूनिवार्ता, ठीक है, एक है भाषा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है, यानी कि उपरोक्त तो दोनों आपके पास आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास था जनसंचार, पत्रकार, मीडिया, टिप्पण, प्रारूपण आदि से संबंधित आपके 130 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, 1-2 रिपीट हुए हैं, तो 130 प्लस मान के चल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास यहाँ से बनने वाले हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।